वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है। तो हम करेंगे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसको कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर भी कह सकते हैं और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी कह सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली नोट्स पर बेस्ड है और नोट्स के थ्रू हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये जो नोट्स हैं उसमें हम बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। और आपको इसमें सब समझ में भी आ जाएगा। सो अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको फटाफट से चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो नोट्स हैं वो आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, सो दैट आपको हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम में। ओके, सो देखो, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर हमारा चैप्टर है और इसका जो आप अगर एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट पेज देखेंगे तो उसमें बस इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, तो जब वो ख़त्म हो गई थी उसके बाद क्या हुआ, जब भी वॉर होती है तो वो डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, ठीक है। तो ईयू जो है उसकी भी बहुत सारी अजम्पशंस जो है ना वो शेटर हो गई थी, बिखर गई थी। और इसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल रियून हो गई थी, यानी कि ख़राब हो गई थी बिल्कुल, ठीक है, डाउन चली गई थी। इस वजह से ईयू को अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे। तो फॉर्मेशन कैसे हुई, एक तो ये कोल्ड वॉर के बाद बना था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म कब हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया ना, जैसे जो सेकंड चैप्टर था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, हम उसमें क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यूएसएसआर जो है वो क्या होता चला जाता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, दो ही सुपर पावर्स थी, उसमें से एक तो डिसइंटीग्रेट हो गई, तो ईयू जो है यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत आसान अब हो गया था आगे बढ़ना। सो ईयू जो है वो फॉर्म होता है अपनी इकोनॉमिक्स को, जो बिखरी हुई जो इकोनॉमीज थी, जो इकोनॉमी डाउन चली गई थी, उसको क्या करता है, रिवाइव करता है, दोबारा से रिस्ट्रक्चर करता है। यूएस की हेल्प भी मिलती है, इससे फाइनेंशियल हेल्प मिलती है मार्शल प्लान के अंडर। अब ये मार्शल प्लान क्या है, एक्चुअल में क्या है, जो मार्शल है वो एक यूएस के सेक्रेटरी का नाम है, दैट इज जॉर्ज मार्शल, ठीक है। उसी के ऊपर ये मार्शल प्लान जो है वो बनाया गया था। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was aided by कोल्ड वॉर। यूरोप का इंटीग्रेशन होता है 1945 के बाद और इसको कोल्ड वॉर के द्वारा हेल्प मिलती है। कैसे, अमेरिका क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प देता है यूरोप जो है उसकी इकोनॉमी को, उसकी इकोनॉमी को जो शेटर हो गई थी इकोनॉमी, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए। और ये कहाँ कैसे होता है, मार्शल प्लान के अंडर होता है। यूएस क्या करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना लेता है नाटो के अंदर। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओईई से मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये जो है ओईईसी वो 1948 में एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। और किस लिए एस्टैब्लिश होता है, ताकि जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं उसको हम हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ये भी मार्शल प्लान के अंडर ही होता है। फिर 1949 में क्या बनाई जाती है, काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। अब ये काउंसिल बनाई जाती है, क्या दर्शाती है, पॉलिटिकल कॉपरेशन, ठीक है। उसके बाद ईईसी है, वो उसकी फॉर्मेशन होती है। ईईसी मतलब होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी होगा याद करने के लिए, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 47 में। तो ये क्या है, 48 है, ये 49 है, ये थोड़ा सा आगे हो गया, बस 57 इसको आपको याद करना है। उसके बाद जो सोवियत ब्लॉक है, जब वो कोलैप्स हो गया तो ईयू की फॉर्मेशन होती है। ईयू की फॉर्मेशन कब होती है, 7 फरवरी 1992 जो है उसको ईयू की फॉर्मेशन होती है। और ये कौन सी ट्रीटी के अंदर होती है, ट्रीटी ऑफ maastricht, ये भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद जो ईयू है उसका कोई फाउंडेशन भी तो रखा गया होगा ना, कोई मतलब कॉमन बेस भी तो रखा गया होगा। तो वो क्या है, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और साथ ही साथ कॉपरेशन किस चीज़ पर, जस्टिस, होम अफेयर्स एंड सिंगल करेंसी, इन सब पर कॉपरेशन। उसके बाद यहाँ पर
क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. हाउ हैज़ EU इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन. कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल वन कैसे बनता है, किस तरीके से इमर्ज होता है. और या फिर क्या कह सकते हैं, 3 मेजर फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है EU को एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने में फ्रॉम इकोनॉमिक फोर्स. EU स्टार्टेड टू एक्ट एज अ नेशन स्टेट. ठीक है, ये हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं, ये वाले. तो EU जो है उसने क्या किया, नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा, वाइल इट डजंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना था तब तक, लेकिन फिर भी इसका खुद का फ्लैग था, एंथम था, नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट थी, एंड इवन करेंसी भी थी. करेंसी कौन सी थी, यूरो. ठीक है, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी थी. अभी हमने देखा ना कि बेस, फाउंडेशन बेस क्या बनाया गया, तो कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी क्या बनाया गया था, ये कॉमन बेस बनाया गया था. अब इसने क्या किया, अपने कॉपरेशन के जो एरियाज है उसको एक्सपेंड करने की भी यहाँ पर कोशिश की. अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, जो सोवियत ब्लॉक जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो सोवियत ब्लॉक के मेंबर्स जो हैं उसको भी अपने EU जो है ऑर्गेनाइजेशन उसमें मिला लिया था, तो ये न्यू मेंबर्स बन गए थे. ठीक है, और इनके लिए कुछ रिजर्वेशंस जो होती थी वो भी सेट की जाती थी. सो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर EU टू बी हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर evaluate role of EU as a supranational organization, and how has EU arisen to be supranational organization, what are its limitations. और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हाउ कैन यूरो पास अ डेंजर टू द US डॉलर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ EU. तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है. अब इसका आंसर क्या बन सकता है, वर्ल्ड से सेकेंड लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट इकोनॉमी. की EU जो है, यूरोपियन यूनियन जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है. ठीक है, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी. इसकी जो GDP है अकॉर्डिंग टू 2022 15.8 ट्रिलियन डॉलर, 15.8 ट्रिलियन है. और यूरो जो है वो US के डॉलर को थ्रेट पोज करता है, मतलब US का जो डॉलर है वो यूरो से उसको डर लगता है. इस तरीके से हम समझ सकते हैं. क्यों लगता है, क्योंकि 1 यूरो अगर हम इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 यूरो कितना होता है, 89.71. एक डॉलर कितना होता है, एक डॉलर इंडियन रुपी में 83.48. तो इसमें से हम देखेंगे कि यूरो और डॉलर में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है. ऑब्वियस सी बात है, यूरो की वैल्यू ज़्यादा है. इस वजह से यूरो जो है दैट पोज अ थ्रेट टू US डॉलर. ओके, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया. बट हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आए ना तो आप इसमें बता सकते हैं. शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इसका जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है ना, जो व्यापार है इसका, उसमें इसका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है. इकोनॉमिक पावर गिव्स इन्फ्लुएंस टू इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स. अब इसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से जो इसके क्लोजेस्ट नेबर है एशिया एंड अफ्रीका, इस पर भी इन्फ्लुएंस पड़ता है. WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है. ठीक है, सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड EU एक्सरसाइज इट्स पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस प्रभाव कैसे डालता है. तो देखो, जो UN का सिक्योरिटी काउंसिल है, अब फ्रांस क्या है, फ्रांस EU का मेंबर है, तो फ्रांस की परमानेंट सीट है UN के सिक्योरिटी काउंसिल में. और किस देश की है, US, UK, चाइना एंड रशिया. लेकिन ये जो है ये EU में नहीं आते, ये तो बस मैंने नॉलेज के लिए लिखा है. बट अगर EU के बारे में पूछा जाए तो हम फ्रांस ही लिखेंगे. ठीक है, ब्रिटेन की भी परमानेंट सीट है बट ब्रिटेन अब EU का मेंबर नहीं है. EU के कुछ सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है, EU इन्फ्लुएंस US की पॉलिसीज, यानी कि EU का प्रभाव US की पॉलिसीज पर भी पड़ता है. इसका जो डिप्लोमेसी का यूज़ है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, नेगोशिएशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है. मिलिट्रली अगर हम देखें तो कैसे स्ट्रॉन्ग है, EU की कंबाइंड आर्मी फोर्सेस है. ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पर आती हैं. टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, की जो डिफेंस है उस पर खर्चा कितना होता है टोटल, ये भी क्या है, ये भी सेकेंड नंबर पर आता है. न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी यूरोपियन यूनियन के पास है. और सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन के लिए भी EU को इम्पॉर्टेंट माना जाता है. ठीक है, यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवेन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज. अब देखो, मैनी एरियाज ऑन फॉरेन रिलेशन, बहुत सारे एरियाज जो हैं उनके खुद के फॉरेन रिलेशंस हैं.
ठीक है, मतलब EU जो है वो लिमिटेड एरियाज में ही उसका रोल प्ले करता है, लिमिटेड एरियाज में। कुछ जो इसके मेंबर्स हैं EU के, कुछ मेंबर्स जो हैं वो उनकी अपनी खुद के फॉरेन रिलेशंस है, खुद की डिफेंस पॉलिसीज है। ठीक है, यूरोस्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि अपोजिट व्यू होना। तो यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स जो हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ अपोजिट व्यू है। यूरोस्पेक्टिज्म का मतलब है कि यूरो करेंसी जो है वो सबने नहीं अपना रखी यूरोपियन यूनियन में, सबके पास सबकी यूरो जो करेंसी है वो सबकी सेम नहीं है। ठीक है, डेनमार्क एंड स्वीडन जो है उसने मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को रेस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, और कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने यूरो को अडॉप्ट भी किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये चीज़ क्या है, ये एसोसिएशन क्या है? तो देखो ये आप एक अजम्पशन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है वो एशिया है, और एशिया में ये वाला साउथ पार्ट है। ठीक है, जस्ट एज्यूम ये वाला साउथ पार्ट है, और इसका भी जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है। ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट रीजन ऑफ एशिया को ही हम आसियान कहते हैं। अब इसके कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, इसका भी बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रखा है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट्स। रिपीटेड कॉलोनियलिज्म यूरोप एंड जापान। अब क्या होता है, आसियान में जो कुछ मेंबर्स है ना, उनको यूरोप और जापान, मेंबर्स मतलब यहाँ पर कंट्री से है। ठीक है, तो यूरोप और जापान क्या करते हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं कुछ कंट्रीज को। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, उस वजह से इनकी इकोनॉमी वगैरह डाउन चली जाती है। ठीक है, तो जब वॉर ख़त्म होती है, कौन सी वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होती है, तो नेशन बिल्डिंग होता है। ठीक है, नेशन को फिर से बिल्ड किया जाता है। और जब देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। प्रेशर टू अलाइन, यानी कि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी, तो इनके ऊपर प्रेशर था कि या तो आप यूएसएसआर को यूएसएसआर के साथ अलाइन हो, अलाइन मतलब जुड़ना, या तो आप यूएसएसआर के साथ जुड़े, या फिर आप किसके साथ जुड़े, यूएस के साथ जुड़े। ठीक है, ये इनके ऊपर प्रेशर था, बट ये नहीं चाहते थे। ठीक है, ये नहीं चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एफर्ट्स लगाए, और थर्ड वर्ल्ड यूनिटी और आसियान, इन दोनों ने क्या लगाए, एफर्ट्स लगाए, और इस वजह से इन्होंने बैंडंग कॉन्फ्रेंस रखी और नाम रखा। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी मतलब ऐसे देश जो जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसमें उन्होंने उसको फॉलो किया हो। ठीक है, जो मतलब ना तो यूएसए के साथ जाना चाहते हो, और ना ही जो यूएसएसआर के साथ जाना चाहते हो। इन दोनों में से किसी के पास जो नहीं जाना चाहते, उन्होंने अपनी क्या की, नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाई। एंड नाम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट। और जो आसियान है उसने अपनी बैंडंग कॉन्फ्रेंस चलाई। ठीक है, तो ये एफर्ट्स कुछ किए जाते हैं। अब फिर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हेन वाज द आसियान रीजनल फॉर्म एस्टैब्लिश्ड, what were its main objectives, what were the objectives behind the formation of ASEAN in 1967, objectives बताने बेसिकली। ठीक है, अब ये 2 causes वाला जो था, ये इसका आंसर हो सकता है। अब इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, और ये देखिए कि कब आसियान एस्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन से इसमें कंट्रीज आती हैं, तो सबसे पहले 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स मतलब जिन्होंने इसको फाइंड किया है। ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया है, उन 5 मेंबर्स इसमें उस टाइम पर आते थे। अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, MISPT। ठीक है, इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, इस वजह से इनको अपना एक जो एसोसिएशन है उसको फॉर्म करना था। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ लाना चाहते थे, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाना सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो था वो था रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी लाना, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उनके प्रिंसिपल्स के थ्रू एंड रूल ऑफ लॉ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में 5 मेंबर्स और जुड़े, और वो बाद के 5 मेंबर्स कौन कौन हैं, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, CLBVM। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आ जाती हैं, कैम्बोडिया, लाओ PDR, ब्रूनी, देरुसलम,
वियतनाम, एंड एम से क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, अब 10 हो गए। अगर आपसे टोटल पूछे तो आपको 10 बताना है, लेकिन अगर फाउंडिंग मेंबर्स पूछे तो आपको 5 बताने हैं। ठीक है, आशियान वे, अब बात आती है आशियान वे जो है, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि आशियान वे होता क्या है। तो एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है जो कि इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है एंड कोऑपरेटिव है। ठीक है, अब इनका जो बेस रखा गया था वो क्या था कि नेशनल सोवरेनिटी जो भी है उन वो सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अब इसके 3 पिलर्स आ जाते हैं, आशियान के 3 पिलर्स। तो वो 3 पिलर्स क्या है, कम्युनिटी के, आशियान कम्युनिटी के। देखो क्या हुआ था कि आशियान ने क्या किया, आशियान जो है ईयू के पाथ पर चला। ईयू ने भी कम्युनिटीज फॉर्म की थी ना बहुत सारी, तो आशियान ने भी क्या किया, ईयू के जैसे ही उसने भी कम्युनिटीज जो हैं वो फॉर्म की। और ये जो कम्युनिटी थी ना उसके 3 पिलर्स थे, क्या क्या है, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशल कल्चरल कम्युनिटी। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, SC, EC एंड सोशियो कल्चरल मतलब SCC। ठीक है, यहाँ से सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। उसके बाद ARF जो है वो भी बनाई जाती है। ARF मतलब होता है आशियान रीजनल फोरम। ठीक है, आशियान रीजनल फोरम जो कि 1994 में एस्टैब्लिश की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन होगा किस पर, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। आशियान वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। अब आशियान जो है वो इकोनॉमिक एसोसिएशन रहा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक बार सिक्योरिटी कम्युनिटी समझ लेते हैं क्या होता है। देखो सिक्योरिटी कम्युनिटी में अगर आपको एक्सपेंड करके लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब भी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो ना, यानी कि जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, जो देश की टेरिटरीज हैं उनको लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, इनको लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। यानी कि हम हथियार जो है, आर्म्स जो है उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम जो है नेगोशिएशन करके इसको सॉल्व करेंगे। और 2003 तक आसियान के बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी बनाए गए जिस पर जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो पीस बना कर रखेंगे, न्यूट्रलिटी रखेंगे, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल डिफरेंसेस की एंड सोवन राइट्स की। तो ये आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी में। ठीक है, एक बात इसमें याद रखनी है टेरिटरीज वाली। सेकेंड, इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो जो आसियान है वो US एंड जापान जो है उससे EU से थोड़ा सा पीछे ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत फास्टली ग्रो हो रही है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, किसके ऑब्जेक्टिव्स की, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स की। पहले हमने सिक्योरिटी वाले की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, EC यानी कि आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ये क्या कहती है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉमन मार्केट बनाना, प्रोडक्शन बेस बनाना। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है तो मार्केट की बात होगी, जो कॉमन मार्केट बनाना, प्रोडक्शन बेस बनाना, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को इंप्रूव करना है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो क्या करती हो, डिस्प्यूट्स जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं उनको क्या करती हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी इम्प्रूव किया जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पर FTA की बात आती है। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, और ये जो फ्री ट्रेड एरिया था ये बनाया गया था इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए, लेबर के लिए एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन द विजन ऑफ आसियान फॉर 2020। जो विजन वाला क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो विजन ऑफ आसियान बताना है 2020 के लिए। आसियान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और क्या है कि इसका जो विजन था वो था आउटवर्ड लुकिंग रोल बनाना आसियान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो आसियान पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो ना तो उस पर हम क्या करें, नेगोशिएशन को सबसे ऊपर रखें, यानी कि डिस्कशन जो है वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, आसियान आशिया ने और क्या चीज़ें की है, जो कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको भी आशिया ने डिस्कशन के थ्रू ख़त्म किया। ईस्ट टाइमर क्राइसिस जो थे उसको भी ख़त्म किया। ठीक है, और एक और चीज़ है मीट्स एनुअली, मतलब हर साल जो है आशियान के जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो साथ में मिलते रहते हैं ताकि क्या हो सके, जो डिस्कशन है वो किया जा सके। ठीक है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे ख़त्म किया जा सके।
अब बात आती है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो चाइना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी मानी जाती है, ठीक है। तो चाइना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने ईयू के बारे में पढ़ा, आसियान के बारे में पढ़ा, अब चाइना के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड मेजर पावर है, ठीक है। एंड 1978 से इसकी इकोनॉमिक पावर जो है, जब से यहाँ पर रिफॉर्म शुरू हुई ना, तब से इसकी इकोनॉमिक पावर ग्रो करती जा रही है। चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पहले तो फर्स्ट नंबर पर आती थी पॉपुलेशन में, बट अब इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है, चाइना सेकेंड नंबर पर आता है। रिसोर्सेज में लैंड मास, रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ों से इसकी स्ट्रेंथ बनती है। अब इसने पहले सोवियत मॉडल को फॉलो किया था, ठीक है। ये यूएसएसआर के साथ थी पहले, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने नैम जो है उसको, नैम मतलब क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया था, यानी कि किसी को भी इसने फॉलो नहीं किया था, बट इसने, चाइना ने सोवियत मॉडल को फॉलो किया था। अब इससे क्या हुआ, स्टेट ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब होता है कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैवी हो, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी कमी इसके पास हो गई थी, ठीक है, क्योंकि सोवियत मॉडल जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया था, ठीक है। इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज की कमी इनके पास पड़ गई थी। सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, इन्होंने क्या किया कि जो डोमेस्टिक गुड्स है ना उनसे सब्सटीट्यूट कर दिया। देखो क्या होता है, ये जो चाइना था ये पहले क्या करता था, इम्पोर्ट करता था बाहर से। हम भी क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से मंगवाते हैं, दूसरी कंट्रीज से मंगवाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था, तो कहाँ से मंगवाता है, इसने क्या किया, जो डोमेस्टिक यानी कि जो चाइना है इसी के अंदर क्या किया, अब इम्पोर्ट जो है उसको तो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। और ये कहा कि बाहर की कंट्री से गुड्स ना लेकर हम क्या करें, अपनी खुद की कंट्री में गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, खुद की कंट्री से खरीदें। इससे फ़ायदा तो हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, चाइना ने अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ किया, बाहर से इंपोर्ट ना करवाते हुए खुद के रिसोर्सेज को यूज़ किया। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी इससे, सोशल वेलफेयर भी हुआ, सिटीजन्स को एजुकेट कराया, बेटर हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कराई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई 5 से 6%। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हुई जो थी पॉपुलेशन, 2 से 3% पॉपुलेशन बढ़ गई। इससे क्या हुआ, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है। अब यूएसएसआर के जैसे यहाँ पर भी क्राइसिस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिर जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी गिर जाता है, पर कैपिटा इनकम जीडीपी जिसको कहते हैं वो भी गिर जाती है, ये सारी चीज़ें डाउन चली जाती हैं। बट यहाँ पर यूएसएसआर ने क्या किया था, कंपेयर करके देखो, यूएसएसआर ने क्या किया था, यूएसएसआर ने जो शॉक थेरेपी थी उसको फॉलो किया था, बट चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970s, क्या क्या किया, एंडेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। अब इतने टाइम से पॉलिटिकली इकोनॉमिकली आइसोलेट रही है, ठीक है, मतलब इसने क्या किया था, सिर्फ अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया, अपनी कंट्री में उसको यूज़ किया, ना बाहर जाने दिया, ना इम्पोर्ट किया, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और यूएस के साथ लिंक्स इसने डेवलप कर लिए 1972 में। अब जो प्रीमियर जोहू एनलाई जो था उसने क्या किया, उसने 4 मॉडर्नाइजेशंस बताई, ठीक है, कि 4 मॉडर्नाइजेशन कौन कौन सी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। 1973 में डेंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को फॉलो किया, ओपन डोर पॉलिसी को अनाउंस कर दिया। अब इससे क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अब्रॉड से इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम टेक्नोलॉजी को और कैपिटल को बाहर से खरीदेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे इन्वेस्टमेंट हुई, हुई ज़्यादा हुई, तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ठीक है, और इससे हायर प्रोडक्शन हो गया, तो इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ इकोनॉमी में। चाइना ने अपना खुद का पाथ फॉलो किया, मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करके, शॉक थेरेपी को इसने नहीं अपनाया, ओपन इकोनॉमी जो है उसने उसको अपनाया। 1982 में एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 88 में इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उसको क्रिएट कर दिया और वहाँ से ट्रेड बैरियर्स जो हैं उसको एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर दिया। ट्रेड बैरियर्स मतलब व्यापार में जो रुकावटें बन रही थी ना उसको ख़त्म कर दिया। और स्टेट का जो था सेंट्रल रोल अभी भी था, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी यहाँ पर थी। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट होने से बच गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रूरल इनकम बढ़ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स कह सकते हैं। ग्रोथ हुई रूरल इंडस्ट्री की, जो एनटीएल है यानी कि न्यू ट्रेडिंग लॉज जो हैं
उनको बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जिससे फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। ठीक है, एफडीआई की डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट हो गई थी, एफडीआई के लिए इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस बनाई गई थी। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब जो फॉरेन करेंसी थी ना, जो पहले कम पड़ गई थी अब वो बढ़ गई। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई दूसरी कंट्रीज में। डब्ल्यूटीओ में एंट्री कर ली 2001 में। लेकिन हर किसी को बेनिफिट नहीं हुआ इसकी, चाइना के इस स्टेप से। ठीक है, अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 100 मिलियन पीपल जॉबलेस थे। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी नहीं थी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था। करप्शन बहुत बढ़ गया था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई थी। तो इसमें कोई भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। रीजनली एंड ग्लोबली इट हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक पावर टू रेकॉन विद। ये जो स्टेटमेंट है इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विथ ट्रेड पार्टनर्स। इसका जो प्रभाव था वो ट्रेड पार्टनर्स पर भी पड़ रहा था। आउटस्टैंडिंग इश्यूज किसका, चाइना का, चाइना की बात हो रही है। आउटस्टैंडिंग इश्यूज टेम्पर्ड बाय, अब जो इश्यूज चल रहे थे किस किस के साथ, यूएस, जापान, आसियान, रशिया, इनके साथ जो इश्यूज चल रहे थे उसको कंट्रोल किया गया इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के थ्रू। होप्स टू रिजॉल्व डिफरेंसेस विद ताइवान, ताइवान के साथ जो डिफरेंसेस थे उसको क्या किया, रिजॉल्व किया। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इंडिया ने भी अपना इन्फ्लुएंस बनाया है अपने बॉर्डर्स पर, यानी कि इंडिया में जो पहले राजा महाराजा आए थे तो उन्होंने बहुत एक्सटेंड किया अपने एरिया को, राइट। अब चाइना जो है उसकी भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। मंगोलिया हम जानते हैं ना, मंगोलिया, मंगोल एम्पायर जो थे उन्होंने रूल किया था। ठीक है, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, इन सबको एनेक्स कर लिया था। कोरिया जो है उसको साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिवाइड कर दिया था। अब इन्फ्लुएंस जो था, ये प्रभाव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल था। ठीक है, अब चाइना और इंडिया जो है वो इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, अनफैमिलियर है। इनका जो एरिया है वो ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन, बहुत कम पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर ये अनफैमिलियर रहे। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, दोनों नेशंस ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, यानी कि मिले। एंड फिर क्या हुआ, अलग अलग फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्होंने बनाई। लेकिन इनको ना उस टाइम पर डाउट हो रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके साथ डील करने में एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से अनफैमिलियर ही रहे थे। आफ्टर इंडिया रीगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया जब अपनी इंडिपेंडेंस रीगेन कर लेता है ब्रिटेन से, चाइना फॉरेन पावर्स को बाहर फेंक देता है, तो वहाँ पर दोनों एक साथ आती है। फ्यूचर जो है डेवलपिंग वर्ल्ड का उसको शेप देने के लिए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी फिर आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि बहुत थोड़े टाइम तक जो है ये स्लोगन चला था, हिंदी चीनी भाई भाई। बाद में तो क्या हो गया था, हिंदी चीनी बाय बाय, ये वाला हो गया था। ठीक है, पहले तो लोग सोचते थे कि भाई हम तो भाई भाई हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बहुत थोड़ी टाइम तक ये रहा। बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, अब तिब्बत को एनेक्स जब कर लेता है, इससे पहले एक चीज़ समझते हैं, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है, ये वैसे दूसरी बुक का चैप्टर है, उसमें आप पंचशील एग्रीमेंट को समझोगे अच्छे से। तो पंचशील एग्रीमेंट चाइना और इंडिया के बीच में जो है साइन किया जाता है। इसमें कहता है कि इंडिया ना तो इंडिया चाइना में इंटरफेयर करेगा, ना चाइना इंडिया में इंटरफेयर करेगा। बट जब चाइना जो है ये क्या करता है, जब ये तिब्बत को एनेक्स करता है ना, तो तिब्बत के बहुत सारे लीडर्स जो हैं, बहुत सारे नहीं मतलब एक दलाई लामा जो लीडर है, वो क्या करता है, ये इंडिया है तो इंडिया में आके क्या कर लेता है, शरण ले लेता है, इंडिया में रहने लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग भी तिब्बत के इंडिया में रहने लग जाते हैं। तो इसलिए चाइना जो है वो ये कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इनको शरण देके हमारे खिलाफ जा रहे हो और हमारा जो पंचशील एग्रीमेंट है उसको तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो तिब्बत जो है उसके ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट होता है 1950 में। बॉर्डर डिस्प्यूट में इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इशू बढ़ता है। और फाइनल सेटलमेंट ऑफ सीनो इंडियन बॉर्डर, तो अब ये डिमांड की जाती है कि सीनो इंडियन बॉर्डर मतलब चाइना और इंडिया का बॉर्डर जो उसकी फाइनल सेटलमेंट की जाए। ठीक है, 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है। याद रखना है आपको कि 1962 में चाइना और इंडिया में वॉर स्टार्ट हो जाती है। बहुत लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, यानी कि इसके बहुत लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड हो जाते हैं 1976 तक।
और जब चाइना की लीडरशिप में चेंज आता है, लीडरशिप मतलब पहले किसकी लीडरशिप थी, मतलब माओ जेडोंग की लीडरशिप थी, ठीक है, पहले थे माओ जेडोंग, तो इनकी लीडरशिप चल रही थी। इंडिया को इतने ज़्यादा मतलब सही नहीं लगते थे, तो इनकी लीडरशिप ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल थे, ठीक है। तो इस वजह से पॉलिसी, अब दूसरे आ गए थे लीडर, तो उनकी पॉलिसी प्रेगमेटिक और लेस आइडियोलॉजिकल थी। तो अब जो रिलेशंस थे वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे थे, इम्प्रूव हो रहे थे। सीरीज ऑफ टॉक्स इशू को सॉल्व करने के लिए 1981 में रखी जाती है। अब ख़त्म होने के बाद, किसके ख़त्म होने के बाद, कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं किसके बीच में, इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। अब इनके जो रिलेशंस थे उसमें स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक डायमेंशंस भी थे, ठीक है, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइजिंग पावर्स, दोनों ही बढ़ती पावर्स थी, बहुत दोनों ही राइज हो रही थी, दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और 1992 में जो कि $338 मिलियन था, वही बढ़कर 2017 में कितना हो जाता है, $84 बिलियन हो जाता है, ठीक है। अब ये एग्री कर लेते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और ग्लोबल लेवल पर ये सिमिलर पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाते हैं। जैसे यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, उसमें कई बार सिमिलर पॉलिसीज़ भी ये अपनाते हैं। पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है, इसको भी, इसके ऊपर भी कॉपरेट करते हैं कि भाई हाँ शांति बनाए रखेंगे। एग्रीमेंट भी साइन करते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस पर कॉपरेशन रखते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पर। 4 बॉर्डर पोस्ट को जो है ट्रेड के लिए ओपन कर देते हैं, यानी कि व्यापार करने के लिए 4, एक तरीके से कह सकते हैं एरियाज जो है ना बॉर्डर के, उसको ओपन कर देते हैं ताकि जो ट्रेड है वो होता रहे। उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट की बात आती है कि इंडिया 1998 में ना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है, एक उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ उसे चाइना से थोड़ा सा डर लग रहा था, जो कि बिल्कुल जायज़ था, ठीक है, क्योंकि 1962 में क्या हुई थी, वॉर हुई थी, इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से न्यूक्लियर टेस्ट भी करता है। अब दूसरी बात ये भी है कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इट्स ट्रू, चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना जो है वो कई बार बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश एंड म्यांमार जो है, उस चाइना के साथ इसके मिलिट्री रिलेशंस भी हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंडिया के लिए सही नहीं देखा जाता है। इंडिया और चाइना जो है, फिर भी इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो मिलते रहते हैं, लाइक बीजिंग में जाते हैं इंडिया के लीडर्स, और जो बीजिंग के लीडर्स हैं यानी कि जो चाइना के लीडर्स हैं वो न्यू दिल्ली में आते हैं, ठीक है। अभी और भी ज़्यादा फैमिलियर हो रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया था, कम्युनिकेशन बढ़ गया था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ग्लोबल कंसर्न, और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में हो जाती है बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो हेयर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको ये सारा चैप्टर जो है वो एक बार में समझ आ गया होगा। तो अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और ये जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक PDF डाल दूंगी, वहाँ से आप इस नोट्स को देख सकते हैं, ले सकते हैं। एंड ये जो नोट्स है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।